नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार निर्मल, फ्यूचर रेडी लाइफ एडवाइज़र। तो लीजिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को पास कर जाएं, ताकि आपका समय बचे। बार बार एग्ज़ाम देने से आपका 2, 3, 4 महीना 5 महीना बर्बाद हो जाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, समझिए और बार बार वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि एग्जाम पास करने के बाद भी आप एक बड़ा बिजनेस कैसे बनाएंगे, आप इस फील्ड में सक्सेस कैसे होंगे, इसके लिए भी मैं वीडियो इसमें डालता रहता हूं। तो आप भूलिए मत, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और लीजिए, मैं पहला क्वेश्चन को यहां पर डाल रहा हूं। पहला क्वेश्चन है हामीदारी की प्रक्रिया। हामीदारी की प्रक्रिया उसको बोलते हैं कि जैसे किसी भी आदमी को अगर पॉलिसी लेना हो तो इंश्योरेंस कंपनी में अंडरराइटर होते हैं, एक पोस्ट होता है जिसको अंडरराइटर बोलते हैं, जो देखते हैं कि किसी व्यक्ति को उम्र के हिसाब से या उसके बीमारी के हिसाब से उसके ऊपर कितना, या वो किस तरह के प्रोफेशन में है, क्या काम करते हैं, उसके ऊपर कितना रिस्क है, इन सब चीज़ों का स्टैटिक्स उनके पास होता है। वो आकलन करते हैं, किन्हीं को पॉलिसी देनी है नहीं देनी है, ये बहुत सारी चीज़ों का आकलन करते हैं। उसी को बोलते हैं हामीदारी की प्रक्रिया। इसको अंडरराइटिंग भी बोलते हैं, अंडरराइटर बोलते हैं उस पोस्ट का नाम, जो अंडरराइटिंग करते हैं उसको अंडरराइटर बोलते हैं, अंडरराइटिंग भी बोलते हैं या हामीदारी भी बोलते हैं, जो तय करता है कि किसी व्यक्ति को पॉलिसी मिलेगी या कि नहीं। तो इसी का क्वेश्चन है, हामीदारी की प्रक्रिया है ए विपणन बीमा उत्पाद, बी ग्राहकों से प्रीमियम एकत्र करना, सी जोखिम चयन और जोखिम मूल्य निर्धारण, डी विभिन्न बीमा उत्पादकों को बेचना। इसका सही आंसर होगा सी जोखिम का चयन और जोखिम मूल्य निर्धारण करना। यानी कितना रिस्क है, जोखिम का चयन करना, जोखिम का मूल्य निर्धारण, इनसे कितना प्रीमियम लिया जाना चाहिए। तो जोखिम रिस्क कितना है, कौन से कैटेगरी का रिस्क आता है, ये सब हामीदारी का एक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा जो सी। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन, वही हामीदारी वाला ही प्रक्रिया है ये सब। स्वास्थ्य बीमा नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस का जोखिम अंकन, बीमा लेखन, अंडरराइटिंग बोलते हैं, और ये काम जो करते हैं अंडरराइटिंग का, उसको अंडरराइटर बोलते हैं। ये हामीदारी का प्रक्रिया है। स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन हामीदारों में अत्यंत सद्भाव का सिद्धांत पालन करने की आवश्यकता है। इसमें होता क्या, अत्यंत सद्भाव का सिद्धांत, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में अटमोस्ट गुड फेथ। याद रखिएगा, हिंदी में बोलते हैं अत्यंत सद्भाव के सिद्धांत और इंग्लिश में बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बीमा करता यानी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर, उसको सब सच सच मान करके आपको पॉलिसी देती है। यानी अटमोस्ट गुड फेथ, अत्यंत सद्भाव के सिद्धांत के तहत आपको पॉलिसी दे दी जाती है, आपका बीमा कर दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि हामीदारी में अत्यंत सद्भाव के सिद्धांत पालन करने की आवश्यकता है। ए बीमाकर्ता, बी बीमाकृत, सी दोनों बीमाकर्ता और बीमाकृत, और डी चिकित्सा परीक्षक, यानी कि जो मेडिकल टेस्ट वगैरह करते हैं, चिकित्सक परीक्षक। इसका सही आंसर होगा सी दोनों। यानी अटमोस्ट गुड फेथ जो है इंश्योरर और इंश्योर्ड, बीमाकर्ता और बीमाकृत, सही आंसर होगा दोनों के ऊपर यह लागू होता है अटमोस्ट गुड फेथ, अत्यंत सद्भाव का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है बीमा योग्य हित से है। बीमा योग्य यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो आदमी किसी का इंश्योरेंस लेना चाहता है, दोनों के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं, क्या इंटरेस्ट है, क्या मतलब है, क्या स्वार्थ है, उसी को हिंदी में बोलते हैं बीमा योग्य हित। ए परिसंपत्ति में व्यक्ति के वित्तीय हित का बीमा होना, व्यक्ति के वित्तीय हित, वित्तीय माने पैसों से संबंधित। बी वह परिसंपत्ति जो पहले से बीमाकृत है। सी प्रत्येक बीमा कंपनी को नुकसान का हिस्सा होता है जब एक से अधिक कंपनी उस हानि को कवर करती है। डी नुकसान की राशि जो बीमाकर्ता से प्राप्त की जाती है। तो यहां पर यह ध्यान देना होगा कि सही आंसर कौन सा होगा इसमें। परिसंपत्ति में व्यक्ति के वित्तीय हित का बीमा होता है, उसका जो वित्तीय है हित मानी आर्थिक जो हित होता है, उसका बीमा होता है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन बीमा लेखन, चिकित्सा बीमा के बारे में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा गलत है।
इसमें से चिकित्सा रिपोर्टों को इकट्ठा करने और उनका आकलन करने में उच्च लागत शामिल है। बी, स्वास्थ्य बीमा के लिए मेडिकल अंडरराइटिंग में वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और उप प्रमुख कारक हैं। सी, प्रस्तावक अपने स्वास्थ्य जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने के लिए चिकित्सा और रोग संबंधी जांच से गुजरना पड़ता है। डी, जोखिम के प्रत्येक घटक पर प्रतिशत निर्धारण किया जाता है। इसका सही आंसर होगा प्रस्तावक अपने स्वास्थ्य जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने के लिए चिकित्सा रोग संबंधी जांच से गुजरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन बीमा लेखन यानी अंडरराइटिंग। ए, समूह स्वास्थ्य बीमा में समूह का गठन करने वाले व्यक्ति में से कोई भी बीमाकर्ता के खिलाफ चयन रहित हो जाता है। दो, समूह स्वास्थ्य बीमा केवल नियोक्ता कर्मचारी समूह को कवरेज प्रदान करता है। अब ए है कथन 1 सत्य है और कथन 2 गलत है। बी, कथन 2 सत्य है और कथन 1 गलत है। और सी, कथन 1 सत्य है और कथन 2 सत्य हैं, यानी दोनों सही हैं। डी, कथन 1 सत्य है और कथन 2 गलत हैं। इसका सही आंसर होगा कथन 1 सत्य है और कथन 2 गलत है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर लें। इसलिए बार बार वीडियो को देखिए और बार बार समझने की कोशिश कीजिए। ये नया सब्जेक्ट है, इंश्योरेंस एक नया सब्जेक्ट है जिसके बारे में पहले जानकारी नहीं होती है। मेरे लिए भी ये बहुत साल पहले ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट था और मुझे भी काफ़ी परेशानी होती थी समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति के रोगग्रस्तता को प्रभावित नहीं करता? रोगग्रस्तता को प्रभावित नहीं करता। लिंग, ए है लिंग। बी, पति या पत्नी की नौकरी। सी, आदतें। डी, निवास स्थान। इसमें से आप गौर कीजिएगा कि जो बी वाला है पति या पत्नी की नौकरी, ये रोगग्रस्तता को प्रभावित नहीं करता है। भाई हस्बैंड या वाइफ को नौकरी कर रहा है, इससे रोग का क्या लेना देना है? तो इसका सही आंसर होगा बी। निम्न में से किस शर्त के तहत घरेलू अस्पताल में भर्ती एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में शामिल है? रोगी की स्थिति ऐसी है कि उसे अस्पताल नर्सिंग होम में हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें आवास की कमी के लिए अस्पताल नर्सिंग होम में मरीज को हटाया नहीं जा सकता। यही इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोडों में से किस बीमारी का इलाज करने के लिए प्रक्रियाओं पर कब्जा है? आईसीडी, डीसीआई और सीपीटी। इसका सही आंसर होगा सी, सीपीटी। इसको बोलते हैं करेंट प्रोसीड्योर टर्मिनोलॉजी, यानी जो हेल्थ का उस समय का जो करेंट है प्रोसीड्योर क्या होगा टर्मिनोलॉजी, यानी इसको सीपीटी बोलते हैं। सही आंसर है सी, करेंट प्रोसीड्योर टर्मिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दस्तावेज अस्पताल में रखे गए हैं जिसमें रोगी के लिए किए गए सभी उपचारों का विवरण दिया गया है? ए, जांच प्रतिवेदन। बी, निपटान पत्रक। सी, केस पेपर। और डी, अस्पताल पंजीकरण प्रमाण पत्र। ध्यान से पढ़िए ABCD। इसमें से जो सी है वही से इसका सही आंसर है, क्योंकि हर व्यक्ति का केस अलग अलग है। उसका केस पेपर होता है, हर व्यक्ति का मेडिकल फाइल होता है जिसको केस पेपर बोलते हैं। इसका सही आंसर है सी, केस पेपर। अगला क्वेश्चन है, अंडरराइटिंग प्रक्रिया तब पूरी होती है जब प्रस्तावक के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विवरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्ताव फॉर्म के माध्यम से एकत्रित की जाती है। बिल्कुल सही आंसर है यही ए, प्रस्ताव के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विवरण संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्ताव फॉर्म के माध्यम से एकत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन बीमा लेखन क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार, क्षतिपूर्ति माने जितने का क्षति हुआ है उतने ही का पूर्ति होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार बीमाकर्ता को के लिए भुगतान किया जाता है बीमा राशि की सीमा तक वास्तविक नुकसान, वास्तव में खर्च की राशि के बावजूद सीमा राशि, दोनों पक्षों के बीच एक निश्चित राशि की स्वीकृति, डी, बीमित राशि के बावजूद वास्तविक भुगतान। अब इसमें देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बीमा राशि की सीमा तक वास्तविक नुकसान। ए, बीमा राशि की सीमा यानी जितने का इंश्योरेंस है उसमें वास्तविक नुकसान कितना हुआ है, जो एक्चुअल नुकसान है। मान लीजिए कि अगर 1 लाख का बीमा है लेकिन नुकसान उसमें हुआ है 10,000 का, तो बीमा राशि की 1 लाख के अंदर वास्तविक नुकसान 10,000 का है तो 10,000 ही उसको मिलेगा,
उस चीज़ के रिपेयरिंग के लिए या उस चीज़ के क्षतिपूर्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मामलों में जीवन बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार या स्थगित होने की संभावना है? या तो उसको रिजेक्ट कर देगा या स्थगित कर सकता, पोस्टपोन्ड कर सकता है। ए, स्वस्थ 18 साल का व्यक्ति, एक मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति, सी, एड्स से पीड़ित व्यक्ति, डी, उसकी खुद की कोई आय न होने वाली गृहिणी। इसका सही आंसर होगा सी, एड्स से पीड़ित व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी सर्टेनिटी है कि बहुत जल्दी इसकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, इंश्योरेंस तभी होता है जब अनसर्टेन है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। लेकिन एड्स से पीड़ित व्यक्ति है, उस सर्टेन हो गया कि इसकी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में मृत्यु हो जाएगी, तो इसको वो अस्वीकार कर सकता है या पोस्टपोन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मक मूल्यांकन पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संख्यात्मक मूल्यांकन पद्धति प्रशिक्षित कर्मियों की सहायता से एक बड़े व्यवसाय को संभालने की अधिक गति प्रदान करती है। बी, चिकित्सीय रेफरी या विशेषज्ञों के बिना संख्यात्मक बिंदुओं के आधार पर मुश्किल या संदिग्ध मामलों का विश्लेषण संभव नहीं है। यही इसका सही आंसर होगा। प्रोफेशनल आदमी यानी बी वाला ही किसी काम को सही ढंग से कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नैतिक खतरा का एक उदाहरण है? नैतिक खतरा मतलब मोरल हजार्ड, यानी हम समझ रहे हैं कि कुछ खतरा है लेकिन फिर भी हम वो काम को कर रहे हैं। मोरल हजार्ड, एक स्टंट कलाकार एक स्टंट का प्रदर्शन करते हुए मर जाता है, यानी कोई सर्कस में काम कर रहा है, स्टंट कर रहा है। बी, एक व्यक्ति अल्कोहल के प्रचुर मात्रा में पेय करता है क्योंकि वह घायल हो जाता है। सी, प्रीमियम भुगतान पर बीमाकृत चूक। डी, प्रस्ताव पत्र पॉलिसी दस्तावेज। इसका सही आंसर होगा, एक व्यक्ति अल्कोहल प्रचुर मात्रा में पेय करता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वो ड्रिंकिंग करता है, और वो ज़्यादा मात्रा में ड्रिंकिंग करेगा तो धीरे धीरे वो क्या डैमेज होता चला जाएगा, घायल हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा बी। तो आप इस क्वेश्चंस को बार बार देखिए, समझिए, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास हो जाइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए है। थैंक यू वेरी मच, डू योर बेस्ट।